Hello, people. Hope you all doing great. Keep supporting. Thank you for all your love and support. Please don't forget to like, share, and subscribe. The topic we are going to cover today is order for maintenance of wives, children, and parents, which is from section 125 to 128 and is given in chapter 9 of CRPC. Moving on to our next slide, meaning of maintenance. Maintenance, according to family law, refers to alimony or spousal support. Maintenance is an order of a court for the support of one spouse by the other. Maintenance includes food, clothing, residence, and education, medical attendance, and treatment. It is the duty of every person to maintain his wife, children, and parents who are unable to live on their own. So moving on to our next slide, person liable to pay maintenance. कौन सा इंसान किसको मेंटेनेंस देने के लिए लायबल है? Husband to his wife, father to his children, son, daughter to his or her parents. Husband अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए लायबल है, फादर अपने बच्चों को मेंटेनेंस देने के लिए लायबल है, सन या डॉटर जो है बेटा या बेटी वो अपने पेरेंट्स को मेंटेनेंस देने के लिए लायबल होते हैं. So now moving on to our next slide, who can claim maintenance? Wife, children, parents. पहले वाइफ का देखते हैं. Wife means legal wife. If marriage is illegal, then no claim of maintenance. Wife includes divorced wife till she remarry or lives separate. Wife also includes lady who lives with person as husband and wife in society, that is long relationship. There was one case, Chanmunya versus Virendra Kumar Khushwa, 2011. Supreme Court held that maintenance is allowed for lady for live-in relationship. यहाँ पे दिया है कौन कौन मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं. तो सबसे पहले वाइफ के बारे में दिया है. वाइफ जो है वो लीगल वाइफ होनी चाहिए, मतलब लीगली उनकी शादी हुई होनी चाहिए और वो लीगली उस पर्सन की वाइफ होनी चाहिए. और अगर वो इलीगल मैरिज होगी तो कोई भी वाइफ क्लेम नहीं कर सकती है मेंटेनेंस. और वाइफ मतलब वो वाइफ, उस वाइफ को मेंटेनेंस मिलेगी जो कि डिवोर्स्ड हो और जिसने रीमैरी नहीं किया हो, दोबारा शादी नहीं की हो या फिर सेपरेट रह रही हो, तो वो वाइफ जो है अपने लिए मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है. वाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स लेडी हु लिव्स विद पर्सन एज हस्बैंड. अगर कोई लेडी किसी के साथ एक हस्बैंड या वाइफ के जैसे सोसाइटी में रह रही है, लॉन्ग रिलेशनशिप है उनका, तो उसमें भी वाइफ जो है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है. ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एक बार एक केस में ये डिसीजन दिया था. मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट स्लाइड, व्हेन वाइफ इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस. वाइफ को कब मेंटेनेंस नहीं मिलेगी? इफ़ शी इज़ लिविंग इन एन एडल्ट्री, इफ़ देयर इज़ नो सफिशिएंट रीज़न, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, इफ़ शी इज़ एबल टू मेंटेन हर सेल्फ. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें दिया है कि वाइफ्स को कब मेंटेनेंस नहीं मिलेगी. फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 125 ऑफ CRPC, द सेक्शन 3 ऑफ द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन राइट on Divorce Act 1986, the liability to pay maintenance do not come to an end by merely pronouncing talaq. The talaq must be for a reasonable cause and be preceded by attempts of reconciliation between husband and wife. By the arbitrators, this view was expressed by the Supreme Court. वाइफ जो है वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है अगर वो एडल्ट्री में रह रही हो, मतलब उसके हस्बैंड के होते हुए वो किसी और आदमी के साथ रह रही हो, तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगी. इफ़ देयर इज़ नो सफिशिएंट रीज़न, अगर कोई सफिशिएंट रीज़न नहीं है तो वो वाइफ जो है वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है. डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, अगर दोनों अपनी मर्जी से डिवोर्स लेते हैं तो वाइफ मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है. इफ़ शी इज़ एबल टू मेंटेन हर सेल्फ, अगर वाइफ इतनी काबिल है कि वो खुद को मेंटेन कर सकती है तो वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगी. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ऐड किया गया है कि जैसे कि सेक्शन 125 CRPC में मेंटेनेंस के बारे में मेंशन है, तो इसमें कहा गया सेक्शन 3 ऑफ मुस्लिम विमेन एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन द डिवोर्स एक्ट 1986, द लायबिलिटी टू पे मेंटेनेंस डू नॉट कम टू एन एंड बाय मेरली प्रोनाउंसिंग तलाक. मतलब अगर कोई आदमी
मेरली बस तलाक बोल देता है तो उससे उस इंसान की मेंटेनेंस देने की लायबिलिटी ख़त्म नहीं होती है सिर्फ तलाक वर्ड से। जब तक प्रॉपर प्रोसेस ना हो तलाक का, जिस तरह से तलाक होता है उस तरह से अगर वो पूरा प्रोसेस जब तक कंप्लीट ना हो तब तक उसको वो पर्सन लायबल है अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए, और सिर्फ तलाक वर्ड से उसकी लायबिलिटी ख़त्म नहीं होगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेस किया है अपने व्यू में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। चाइल्ड के मेंटेनेंस के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। द वर्ड चाइल्ड इज़ नॉट डिफाइंड इन सीआरपीसी में चाइल्ड वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया प्रॉपर मीनिंग के साथ। Child means who do not attain the age of 18 years according to the Indian Majority Act 1875. If the child is physically and mentally ill, then there is no need that he is minor. Child include whether legitimate or illegitimate, which means legal or illegal. Child word को CRPC में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के अकॉर्डिंग चाइल्ड का मतलब ये होता है कि जिसने 18 इयर्स की एज को क्रॉस नहीं किया है तो उसको चाइल्ड माना जाएगा। और अगर कोई बच्चा फिजिकली या मेंटली इल है तो ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो माइनर है या नहीं है। और चाइल्ड मतलब उस हर एक चाइल्ड को मेंटेनेंस मिलेगी, चाहे वो लीगल चाइल्ड हो या इलीगल चाइल्ड हो। Our next slide is about the maintenance of parents. If unable to maintain themselves, mother has right to get maintenance from children if husband is not capable, and if husband is capable, she will get maintenance from husband. Father also has right to claim from children. If only single daughter and she is married and depend on husband, then parents has no right to claim maintenance from daughter. पेरेंट्स जो है वो अपने अपने मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं अगर वो खुद को मेंटेन करने लायक नहीं है। मदर के पास भी राइट है कि वो अपना मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अपने बच्चों से अगर उसका हस्बैंड केपेबल नहीं है तो। लेकिन अगर हस्बैंड केपेबल है तो जो मदर है वो अपने हस्बैंड से ही क्लेम करेगी मेंटेनेंस। और फादर के पास भी ये राइट है कि वो बच्चों से अपना मेंटेनेंस क्लेम कर सके। और अगर कोई सिंगल डॉटर है और उसकी शादी हो चुकी है और वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड करती है तो पेरेंट्स जो हैं वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेन सेक्शंस। सेक्शन 125, मेंटेनेंस ऑफ वाइव्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू मेंटेन हिज वाइफ हु इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ और his legitimate or illegitimate minor child, whether married or unmarried, unable to maintain herself, or his father or mother who is unable to maintain himself or herself. कोई भी इंसान जिसके पास सफिशिएंट मीन्स है, वो उसके पास हर चीज़ है और वो रिफ्यूज़ करता है या नेग्लेक्ट करता है अपने बच्चों को मेंटेनेंस देने से या अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने से, जो खुद को मेंटेन करने के काबिल नहीं है, वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती है, या फिर पेरेंट्स, मदर, फादर जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, अगर उनको रिफ्यूज़ करता है मेंटेनेंस देने से तो यहाँ पे सेक्शन 125 उनको मेंटेनेंस दिलाता है बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट एंड बाय रेफरिंग टू द लॉ। नाउ हु विल मेंटेन? पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स। Sufficient means include property, income and basic capability also which fulfills basic needs. If a person refuses to maintain in expressed or implied form, then magistrate has power to order. Maintenance कौन लेगा? Maintenance कौन कर सकता है? वो person जिसके पास sufficient means है, और sufficient means का मतलब है उसके पास property है, income है और इतनी कैपेबिलिटी है कि वो बेसिक नीड्स को फुलफ़िल कर सकता है लेकिन वो फुलफ़िल नहीं कर रहा है। तो ऐसे इंसान को कोर्ट ऑर्डर करती है कि वो मेंटेनेंस दे अपने बच्चों को, पेरेंट्स या फिर वाइफ को। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, विच इज़ सेक्शन 126, प्रोसीजर रिगार्डिंग मेंटेनेंस। मेंटेनेंस लेने का प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीडिंग ऑफ सेक्शन 125 टेकन अगेंस्ट एनी पर्सन इज़ वेयर ही इज़ रिसाइडिंग, where he or his wife reside,
last reside with wife. If court assume that party voluntarily neglect the proceeding, then ex parte order is given. For setting aside the ex parte order, the limitation period is 3 months. इसमें ये बोला गया है कि जैसे कि कोई प्रोसीडिंग चल रही है सेक्शन 125 मेंटेनेंस से रिलेटेड किसी पर्सन के अगेंस्ट में, तो वो उस जगह में चलेगी जहाँ पे वो पर्सन रिसाइड कर रहा है, और या तो फिर वो और उसकी वाइफ जहाँ रिसाइड कर रहे हैं, या फिर उसकी वाइफ जहाँ पे लास्ट रही है या रिसाइड की है। और अगर कोर्ट ये देखता है कि कोई भी पार्टी मतलब दोनों में से जो भी पार्टी है अगर वो जानबूझ के नेग्लेक्ट कर रहा है प्रोसीडिंग्स को, तो कोर्ट जो है वो एक्स पार्टी ऑर्डर कर देता है। एक्स पार्टी ऑर्डर मतलब ये होता है कि कोर्ट किसी जो एक साइड वॉलंटरी नेग्लेक्ट कर रही है चीज़ों को, उसके ऑपोजिट साइड में जो पार्टी होती है वो उसकी बात सुन लेता है, मतलब वो जो चाहता है उसके हिसाब से वो कर देता है। लेकिन अगर एक्स पार्टी ऑर्डर को हटाना है तो उसका एक लिमिटेशन पीरियड है, आप उस चीज़ को 3 महीने बाद हटा सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट स्लाइड विच इज सेक्शन 127, alter in allowance. Magistrate is empowered to decrease and increase the maintenance due to change in circumstances. अब circumstances क्या होंगे? Wife live in adultery, income is changed, death or birth of child, child growing older, and if lady remarry. Magistrate cancel the order in the consequences of competent civil court. Magistrate has been empowered to grant interim maintenance also. No wife shall be entitled to receive interim maintenance if she is living in adultery. सेक्शन 127 अल्टर के बारे में बात कर रहा है अलाउंसेस में। मतलब जैसे कि कोर्ट ने कुछ अलाउ कर दिया है कि हाँ ये मेंटेनेंस इतना इतना मिलेगा, लेकिन इसमें अगर कोई चेंजेस आएंगे तो वो क्यों आएंगे और क्या क्या आ सकते हैं। फर्स्ट इज मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो मेंटेनेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। अब सर्कमस्टेंसेस क्या होंगे? अगर जैसे कि वाइफ एडल्ट्री में रह रही है तो उसमें क्या होता है कि मेंटेनेंस नहीं मिलता है वाइफ को, तो हो सकता है मेंटेनेंस कैंसिल कर दे। अगर इनकम में चेंज आ जाता है, जो पर्सन मेंटेनेंस दे रहा है उसके इनकम में कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि इनकम बढ़ जाती है या इनकम कम हो जाती है, तो इस हिसाब से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं मेंटेनेंस। या कोई चाइल्ड है उसकी डेथ हो जाती है, या कोई न्यू बॉर्न होता है, कोई बच्चा पैदा होता है, तो उसके हिसाब से फिर सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से मेंटेनेंस चेंज हो जाएंगे। या फिर अगर लेडी रीमैरी कर लेती है, दूसरी शादी कर लेती है, तो उस हिसाब से भी मेंटेनेंस चेंज हो सकते हैं। और मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो ऑर्डर को कैंसिल भी कर दे अगर उसको लगता है कि सिविल कोर्ट के अकॉर्डिंग ये कॉम्पिटेंट है और ऐसे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि वो ऑर्डर कैंसिल कर सकता है, तो वो कैंसिल भी कर सकता है। उसके पास ये पावर है मैजिस्ट्रेट के पास। और मैजिस्ट्रेट के पास ये भी पावर है कि वो इंटरिम मेंटेनेंस दे, मतलब कुछ टाइम के लिए मेंटेनेंस दे सकते हैं। कुछ टाइम वाले मेंटेनेंस को इंटरिम मेंटेनेंस कहा जाता है। और कोई भी वाइफ को इंटरिम मेंटेनेंस नहीं दी जाएगी जो कि एडल्ट्री में रह रही हो। जैसे कि उसमें एक केस भी मेंशन है, शमीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2003। नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट सेक्शन विच इज सेक्शन 128, enforcement of order of maintenance. Interim or final order copy is given to person in whose favor the order is given without any cost. Order is enforced by any magistrate on any place, but magistrate satisfy that identity of parties and non-payment of allowance or expenses due. सेक्शन 128 बस इतना बोलता है कि कैसे ऑर्डर करके मेंटेनेंस एनफोर्स कराया जा सकता है बाय द मैजिस्ट्रेट। तो जैसे इंटरिम या फाइनल ऑर्डर की कॉपी जो होती है, तो जिसके फेवर में ऑर्डर आता है उसको दी जाती है उसकी कॉपी बिना किसी कॉस्ट के, और ये ऑर्डर जो है वह किसी भी मैजिस्ट्रेट किसी भी जगह में एनफोर्स कराया जा सकता है। That's all. Thank you for watching.